नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील श्रोती महावीर पब्लिकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। साथियों, पब्लिकेशन द्वारा आपके लिए एक नई श्रृंखला शुरू की जा रही है, जिसके अंतर्गत हम एमपी के सभी बिंदुओं से संबंधित कुछ खास ऑब्जेक्टिव आपके लिए लेके आ रहे हैं। जहां ऑब्जेक्टिव लाने के हमारे दो उद्देश्य हैं। पहला, आपको इस बात से अवगत कराना कि किस तरह के प्रश्न अलग अलग एग्जाम में विगत वर्षों में पूछे गए, ताकि आपको पैटर्न पता चले। क्योंकि अकेला थ्योरी पढ़ने से एग्जाम नहीं निकलता दोस्तों, हमें यह भी पता होना चाहिए कि किस तरह के प्रश्न बन रहे हैं। और नंबर सेकंड, हमारा उद्देश्य है कि किसी भी प्रश्न को शेयर करने के दौरान उससे संबंधित जितने भी खास ऑब्जेक्टिव हैं वो भी आपके सामने हम डिस्कस करें, ताकि प्रश्न हल करने के साथ साथ ही उससे संबंधित जो टॉपिक है वो आपका साथ में ही तैयार हो जाए। तो आपको परंपरागत पद्धति पर पढ़ाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि बैठ के रट्टा मार रहे हैं, थ्योरी पढ़ रहे हैं, उबाऊ वाला काम हो रहा है फिर भी कर रहे हैं। ये नहीं करना पड़ेगा साथियों। ऑब्जेक्टिव जितने ज्यादा सॉल्व करो उतना ज्यादा संभावना हो जाती है सिलेक्शन की। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्टिव रिपीट होते हैं, क्वेश्चन रिपीट होते हैं। यदि एज इट इज रिपीट नहीं भी हुआ तो वो पैटर्न रिपीट होता है या उससे संबंधित बिंदु रिपीट हो जाते हैं कि आज यदि ये प्रश्न पूछा तो उसी से संबंधित दूसरा प्रश्न पूछ लेंगे। ये रिपीट होता है। तो दोस्तों, यदि आप ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करते हुए करेंगे हमारे साथ, जहां एक तथ्य के साथ जो अतिरिक्त फैक्ट हो सकते हैं वो भी आप तैयार करें, तो आपके जो संभावना है प्रश्न पत्र में प्रश्न सही होने की वो बढ़ जाएगी। तो शुरुआत करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश के वन क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय अभ्यारण्य, ये सब हमारे टॉपिक है। शुरुआत करेंगे आज के ऑब्जेक्टिव की। साथियों, पहला ऑब्जेक्टिव आपको नजर आ रहा होगा, पहला ऑब्जेक्टिव आपको नजर आ रहा होगा कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वृक्ष कौन से पाए जाते हैं। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वृक्ष कौन से पाए जाते हैं? पहला सागौन, दूसरा साल, तीसरा बांस और चौथा शीशम। तो साथियों, इसका आंसर है ए, सागौन। बट क्या हमें अकेले ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने हैं? बिल्कुल नहीं। उस ऑब्जेक्टिव से संबंधित जो अतिरिक्त तथ्य होते हैं वो भी कवर करने हैं। यही तो मेन पर्पस है हमारा। और अतिरिक्त तथ्य तभी कवर होंगे जब हम व्याख्या पे नजर डालेंगे। और साथियों, व्याख्या ही महावीर पब्लिकेशन की पुस्तक की खासियत है। इसकी व्याख्या एक तो बिल्कुल सटीक और सही होती है, और दूसरा इसमें अतिरिक्त हर बिंदु शामिल हो जाता है। तो यहां देखिए व्याख्या, सर्वाधिक वृक्ष कौन सा पाया जा रहा है? सागौन। ये तो आपने उत्तर में देख लिया। दूसरा, कुल वन क्षेत्र कितना है? 17.8। कुल वन क्षेत्र मतलब कुल वन क्षेत्र के कितने प्रतिशत पे सागौन है? तो 17.8% पे। दोस्तों, प्रतिशत भी पूछा जा सकता है कि ठीक है सबसे ज्यादा सागौन हो रहा है, पर कितने प्रतिशत है? तो 17.8%। अच्छा, और देखिए, होशंगाबाद की बोरी घाटी सागौन के लिए प्रसिद्ध है। एक और तथ्य कवर हो गया। आपको पता होना चाहिए कि बोरी घाटी कहां है? होशंगाबाद में है। किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? सागौन के लिए प्रसिद्ध है। यह स्पष्ट होना चाहिए। तो देखिए, एक प्रश्न था और 3 अतिरिक्त तथ्य हमने देख लिए। यही है मजेदार कहानी। आगे बढ़ते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन कितने सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं? ए 25 से 50 सेंटीमीटर, बी 50 से 100, सी 100 से 150 या डी 150 से 200। तो साथियों, इसका आंसर है बी, मतलब 50 से 100 सेंटीमीटर। 50 से 100 सेंटीमीटर की वर्षा लगती है तब इस तरह के वन पैदा होते हैं, मतलब बहुत न्यूनतम वर्षा वाले क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। मंडला, बालाघाट, सीधी एवं शहडोल जिले में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? प्लीज देखिए, जब भी प्रश्न बने तो आपको मैप में देखना है कि किस क्षेत्र की बात हो रही है। मंडला, बालाघाट, सीधी, शहडोल, इस क्षेत्र में कौन से वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती, या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों, इसका आंसर है बी, मतलब उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती। आप बोलेंगे याद कैसे रखें? तो उष्णकटिबंधीय अर्ध या आर्द्र पर्णपाती की यदि बात हो रही है तो ऑब्वियसली ऐसे क्षेत्र में पाए जाएंगे जब वर्षा ठीक ठाक होती है, अच्छी खासी होती है। ठीक, तभी उसमें आर्द्रता आएगी। ठीक, और वर्षा अच्छी खासी कहां होती है दोस्तों? तो आप सभी जानते हैं कि यदि ये मध्य प्रदेश है, ठीक है, तो मध्य प्रदेश का जो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है ये वाला, यहां पे वर्षा सबसे ज्यादा होती है। और ये जो जिले हैं मंडला, बालाघाट, सीधी, शहडोल, ये कहीं ना कहीं इसी पट्टे पे पाए जाते हैं। यही कारण है कि यहां उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन,
मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड का गठन कब किया गया? सीधा प्रश्न, मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड का गठन कब हुआ? पहला 12 जुलाई 2005, 12 जून 2006, 5 जून 2005 या 5 जुलाई 2006। चार ऑप्शन। तो देखिए आंसर है इसका 12 जुलाई 2005, मतलब ए। 12 जुलाई 2005 में गठन हुआ किसका? मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड का, जिसका उद्देश्य क्या है कि मध्य प्रदेश में पर्यटन की संभावनाओं को पहचानना, कि कहां कहां टूरिज्म को प्रमोट किया जा सकता है, लोगों को आकर्षित किया जा सकता है, कौन कौन सी सुविधाएं दी जाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग पर्यटन के लिए आए। इस सब पे काम करता है कौन? इको पर्यटन विकास बोर्ड। चलिए, तो जो इसकी व्याख्या है वो तथ्यात्मक रूप से इंपॉर्टेंट नहीं है, तथ्य जो है वो सीधे यही बनेगा कि कब गठित हुआ। ठीक, आगे बढ़े। मध्य प्रदेश सरकार ने किस वर्ष से गिद्ध गणना प्रारंभ की? गिद्ध की गणना किस वर्ष से प्रारंभ हुई? 2010, 2011, 2012 या 2013? कब से प्रारंभ हुई? तो साथियों, मध्य प्रदेश सरकार ने 16 जनवरी 2013, मतलब डी इसका सही आंसर है, उस दिन से मध्य प्रदेश में गिद्ध की गणना प्रारंभ की। और उस समय जब गिद्ध की गणना हुई थी तो 867 गिद्ध पाए गए थे। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट यह है कि 9 प्रजातियों में से 7 प्रजातियों के गिद्ध पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। मतलब पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में 9 प्रजाति के गिद्ध हैं, उसमें से 7 प्रजातियां मध्य प्रदेश में हैं। मतलब अच्छी खासी प्रजाति कवर है गिद्ध के अंतर्गत मध्य प्रदेश में साथियों। और गिद्ध के बारे में यदि मैं और अतिरिक्त तथ्य आपको बताऊं तो गिद्ध का जो प्रजनन और संरक्षण केंद्र है वो केरवा भोपाल में है। ठीक, और मध्य प्रदेश में गिद्ध के पुनर्वास के लिए जो केंद्र स्थापित किया गया है वो पन्ना में किया गया है। और इसके अलावा हम यदि ये देखें कि गिद्ध पाए कहां जाते हैं तो पेंच अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? मैंने क्या बताया? प्रजनन और संरक्षण केंद्र कहां? केरवा भोपाल। ठीक, दूसरा पुनर्वास केंद्र कहां? पन्ना। और पाए कहां जाते हैं? पेंच में। क्या बातें क्लियर है? ये गिद्ध से संबंधित और मैंने अतिरिक्त बातें आपको बता दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर इन बातों का मतलब तभी है जब आप चीजें नोट डाउन करते जाएं कि गिद्ध से संबंधित यदि कुछ भी बने तो आपसे बनना चाहिए। ठीक, तभी इसका महत्व है। मैं बार बार कह रहा हूं, क्वेश्चन एज इट इज रिपीट थोड़ी होता है। क्वेश्चन के अंतर्गत की जो व्याख्या है उससे रिलेटेड क्वेश्चन रिपीट हो जाता है। अब हो सकता है किसी एग्जाम में ये ना आए कि गिद्ध की गणना कब से शुरू हुई, पर हो सकता है यह जाए कि गिद्ध का पुनर्वास केंद्र कहां है। ठीक, या गिद्ध पाए कहां जा रहे हैं, हो सकता है ये आ जाए। तो ओवरऑल गिद्ध वाला टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ साथियों। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में घनत्व और विस्तार की दृष्टि से कुल कितनी वन पेटियां पाई जाती हैं? घनत्व और विस्तार की दृष्टि से मध्य प्रदेश के वन क्षेत्र को कितनी पेटियों में तोड़ा हुआ है, बांटा हुआ है? 7 वन पेटियां, 5 वन पेटियां, 3 वन पेटियां? तो आंसर है दोस्तों इसका 3 वन पेटियां। मध्य प्रदेश के कुल वन क्षेत्र को 3 वन पेटियों में तोड़ा गया है, वर्गीकृत किया गया है। पहले का नाम है, देखिए व्याख्या की इंपॉर्टेंस देखिए, कितनी इंपॉर्टेंट बातें आपको पता चलने वाली हैं। देखिए पहली पेटी है बिंद केमूर श्रेणी वन पेटी। इसमें क्या है? यह पेटी उत्तर में दमोह सागर के पठार तक फैली हुई है। यहां पर विरल वन पाए जाते हैं। तो बिंद केमूर पेटी कहां पर है दोस्तों? दमोह और सागर क्षेत्र में है। दूसरा, मुरैना शिवपुरी पठार की वन पेटी, ऑब्वियसली मुरैना और शिवपुरी में। बट इंपॉर्टेंस क्या है इसका? इंपॉर्टेंस ये है कि यहां कटीले वृक्ष पाए जाते हैं। दोस्तों मुरैना और शिवपुरी मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम में, और आप जानते हैं मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम में सबसे कम वर्षा होती है। और वर्षा यदि सबसे कम हो रही है तो किस तरह के वन पाए जाएंगे? कटीले, नुकीले, कांटेदार। ठीक, तो वो पाए जा रहे हैं। अच्छा, तीसरी वन पेटी मध्य प्रदेश के दक्षिण में एक चौड़ी वन पेटी है। अच्छा, ये कहां है भाई? ये सतपुड़ा मेकल श्रेणी के अंतर्गत फैली हुई है। जो सतपुड़ा का पट्टा नीचे गया है पूरा, वहां फैली हुई है। तो आपको केवल ये संख्या याद नहीं करनी है, आपको नाम भी याद करने कि मध्य प्रदेश में कौन कौन सी वन पेटी है। तो पहला आपने देखा विंध्य श्रेणी वन पेटी, दूसरा आपने देखा मुरैना शिवपुरी वन पेटी, और तीसरा आपने देखा नर्मदा क्षेत्र की वन पेटी, जहां मुरैना और शिवपुरी वन पेटी में कटीले वृक्ष पाए जा रहे हैं। प्लीज दिमाग में बिठा लेना है इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में संरक्षित वनों का प्रतिशत कितना है? ए 35%,
बी 33%, सी 65% और डी 49%। तो आंसर है साथियों बी 33%, 33% संरक्षित वन पाए जाते हैं। बट अब व्याख्या देखते हैं। देखिए, संरक्षित वन उन वनों को कहते हैं जिसका प्रबंधन या देखरेख प्रशासन द्वारा होता है। देखिए प्लीज बातें समझिए, मध्य प्रदेश का जो टोटल वन क्षेत्र है उसको प्रशासनिक दृष्टि से कुल 3 कैटेगरी में बांटा जाता है। पहली कैटेगरी को बोलते हैं आरक्षित, दूसरे को बोलते हैं संरक्षित जिसमें प्रश्न आया है, और तीसरा है अवर्गीकृत। अवर्गीकृत मतलब जो किसी कैटेगरी में नहीं है। ठीक, तो जो आरक्षित वाला वन क्षेत्र है वो 65% है दोस्तों, 65%। जो संरक्षित वाला है वो 33% है, अभी हमने देखा। और जो अवर्गीकृत है मतलब जिसे किसी कैटेगरी में शामिल नहीं किया, ऐसे 2% वन है। ठीक, तो पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कितने कितने प्रतिशत है किसके। अब इसमें होता क्या है ये समझिए। जो आरक्षित वन क्षेत्र होते हैं मतलब जो 65% है मध्य प्रदेश में, वो पूरी तरह सरकार के नियंत्रण में होते हैं। मतलब वहां पर आवाजाही, पशुपालन, पशु को चराना, लकड़ी काटना पूर्णतः प्रतिबंधित होता है, रेस्ट्रिक्शन होते हैं वहां पे, उसे आरक्षित कहते हैं। पर दोस्तों जहां पर लाइसेंस आदि के माध्यम से सीमित तौर पर लोगों को पशु चराने, लकड़ी काटने, इस सब की अनुमति दे दी जाती है, उसे कहा जाता है संरक्षित वन क्षेत्र, जहां सीमित अनुमति दे दी जाती है। ठीक, जो 33% है। और अवर्गीकृत वन क्षेत्र मतलब जो किसी कैटेगरी में नहीं है, जो पड़े हुए हैं नॉर्मल, हर व्यक्ति अपने तरह से डील कर रहा है उनके साथ। ठीक, ये 3 कैटेगरी होती हैं, ये मैंने आपको स्पष्ट कर दिया। चलिए आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश में प्रथम राजकीय वन महाविद्यालय कहां स्थापित किया गया? प्रथम राजकीय वन महाविद्यालय कहां स्थापित किया गया? यह प्रश्न है। अब इसके ऑप्शन हमें ऊपर देखने पड़ेंगे, एक सेकेंड देखिए। ए गुना, बी सरगुजा, सी बालाघाट और डी रीवा। तो साथियों आंसर है बालाघाट। बट अब डिटेल देखिए, डिटेल में ये इंपॉर्टेंट है कि चूंकि ये पहला वन महाविद्यालय है तो ये कब स्थापित हुआ? 1979 में स्थापित हुआ। और दोस्तों अकेला पहला वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, दूसरा वाला भी इंपॉर्टेंट है। तो दूसरा वन महाविद्यालय जो है वो बैतूल में स्थापित किया गया था। कब किया गया था? 1 वर्ष बाद, मतलब 1980 में स्थापित किया गया था। ठीक, इसके अलावा एक तथ्य और सुन लीजिए। अब चूंकि वन महाविद्यालय की बात निकली है तो उसी से संबंधित एक और संस्थान होता है। देखिए व्याख्या में दिया हुआ है वन अनुसंधान संस्थान, मतलब वन पर जहां रिसर्च होती है। वन अनुसंधान संस्थान जो देहरादून में है उसका एक क्षेत्रीय कार्यालय मध्य प्रदेश के जबलपुर में है साथियों। तो प्रश्न क्या बनता है? प्रश्न बनता है कि वन अनुसंधान केंद्र कहां है? तो देहरादून में, और उसका क्षेत्रीय कार्यालय मध्य प्रदेश में कहां है? जबलपुर में। और इसके अलावा वन महाविद्यालय कितने हैं? 2 प्रमुख हैं। पहला वाला कहां खोला गया? 1979 बालाघाट, दूसरा वाला 1980 बैतूल। ये 2 बातें हो गई। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक बांस पाए जाते हैं? बांस, पहला बालाघाट, दूसरा बैतूल, तीसरा शहडोल और चौथा उमरिया। तो साथियों आंसर है बालाघाट। बालाघाट में सबसे ज्यादा बांस पाया जाता है मध्य प्रदेश में। आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश के किस जिले को आंवला जिला घोषित किया गया है? पहला जबलपुर, दूसरा पन्ना, तीसरा सतना या चौथा डिंडोरी। तो आंसर है साथियों पन्ना, बी। अच्छा, फिर जबलपुर को क्या घोषित किया गया है? तो दोस्तों जबलपुर को आम जिला घोषित किया गया है, आम जिला। तो आम जिला यदि आए तो जबलपुर और आंवला जिला आए तो पन्ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, देखिए प्रश्न कहां पूछा गया है? पुलिस आरक्षक 2017 और डेयरी फेडरेशन एग्जाम 2016, इन 2 जगहों पर एक प्रश्न पूछा गया है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो देखिए पहला ऑप्शन है पन्ना, दूसरा पेंच, तीसरा माधव और चौथा कान्हा किसली। तो आंसर है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान।
अब इसकी व्याख्या पे जाते हैं दोस्तों, क्योंकि 2 बार अलग अलग सरकारी एग्जाम में पूछा गया है, तो हो सकता है कि भले यही क्वेश्चन ना आए पर इससे संबंधित दूसरे बिंदु आ जाए, तो हमें तो उन्हें भी कवर करना है ताकि आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाए। तो साथियों व्याख्या देखें, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, तो कितना क्षेत्रफल है भैया? इसका क्षेत्रफल है 940 वर्ग किलोमीटर। वो एक्चुअली 939 पॉइंट समथिंग है, तो उसे 940 मान लिया जाता है। 940 वर्ग किलोमीटर एरिया आपको पता होना चाहिए। और कहां पर है? मंडला जिले में है। पर साथियों एक बात और ऐड कीजिए, अकेले मंडला में नहीं है, मंडला में भी, बालाघाट में भी और डिंडोरी में भी, तीनों जिलों में विस्तारित है। मंडला, बालाघाट और डिंडोरी। और सबसे ज्यादा कहां पर है? तो बालाघाट में। ठीक, यह पता होना चाहिए। अच्छा, और बात करें यदि हम इसकी कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान की, तो चूंकि पहला है, सबसे बड़ा है, ठीक है, मंडला, बालाघाट, डिंडोरी में है। आगे देखें, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन किस जिले में पाए जाते हैं? बालाघाट, झाबुआ, अलीराजपुर और शहडोल। तो साथियों आंसर है बालाघाट। अब देखिए, यह प्रश्न भी डेयरी फेडरेशन 2016 में आया हुआ है। ठीक, अच्छा, अब आप खुद बताइए मुझे कि बालाघाट कहां है? तो बालाघाट है मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व में। ठीक, और मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व में है, तो यहां सर्वाधिक वर्षा होती है कि नहीं? बिल्कुल होती है। और सर्वाधिक वर्षा होगी तो सर्वाधिक वन क्षेत्र पाए जाएंगे कि नहीं? बिल्कुल पाए जाएंगे। तो इसमें रटना क्या है हम? और चूंकि सर्वाधिक वन क्षेत्र पाए जाते हैं, यही कारण है कि यहां पहला वन महाविद्यालय खोला गया था, जिसकी अभी हमने चर्चा करी थी, 1979। तो वन क्षेत्र से संबंधित बालाघाट शीर्ष पर है दोस्तों हर मामले में, क्योंकि सर्वाधिक वर्षा हो रही है तो सर्वाधिक वन है, सर्वाधिक वन है तो पहला वन महाविद्यालय भी वही। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस स्थान पर वन विद्यालय नहीं है? देखिए, महाविद्यालय की बात नहीं हो रही, विद्यालय की बात हो रही। कहां नहीं है? यह प्रश्न पूछा गया है डेयरी फेडरेशन 2016 में। अमरकंटक, गोविंदगढ़, धार और लखनादौन कहां पर नहीं है? तो साथियों अमरकंटक में भी है, गोविंदगढ़ में भी है, लखनादौन में भी है, पर धार में नहीं है। तो आपको, अब आप ऐसे तो रट नहीं सकते कि कहां कहां नहीं है, आपको यह पता होना चाहिए कि वन महाविद्यालय मध्य प्रदेश में कहां कहां है। अमरकंटक में भी है, गोविंदगढ़ में भी है, लखनादौन में भी है, यह पता होना चाहिए दोस्तों। लिस्ट बना लीजिए इसकी। और महाविद्यालय कितने देखे? 2 देखे, बालाघाट 1979 और बैतूल 1980। ठीक, आगे बढ़ते हैं। भारत में बांस उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? अच्छा, ये क्वेश्चन जो है वो दूसरे पेज का था, तो वो पूरा नहीं आ पाया, उसके लिए माफी चाहूंगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत मध्य प्रदेश में है? अब देखिए, ये प्रश्न जो है दोस्तों लेबर इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट टेस्ट 2016 में आया हुआ है। अभी हमने आपको डेयरी एग्जाम में क्या प्रश्न पूछे गए उस पर भी चर्चा करी। अब हम आपको बता रहे हैं अन्य एग्जाम के प्रश्न। ठीक है, 12.3, 35.6, 29.5 या 42.40। तो आंसर है 12.30। 12.30 प्रतिशत वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में है, पूरे भारत का यदि हम देखें तो। ठीक, आगे बढ़ते हैं साथियों। निम्न में से कौन सा वन मध्य प्रदेश में सबसे अधिक पाया जाता है? यह प्रश्न आया है जेल प्रहरी 2017 में। इसके अलावा ग्रुप 2 कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट 2017 में भी पूछा गया। क्या है प्रश्न कि कौन सा वन मध्य प्रदेश में सबसे अधिक पाया जा रहा है? उष्ण कटिबंधीय नम पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, कटीले वन या उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। तो साथियों सही आंसर है बी, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पाया जाता है। अच्छा, और कटीला वन कहां पाया जाता है? अभी थोड़ी देर पहले चर्चा हुई थी। तो साथियों कटीला वन हमने देखा था मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम में। ठीक, और कितनी वन क्षेत्र हैं, वन पेटियां हैं? 3 है ना। उसी में से एक देखी थी मुरैना शिवपुरी वाली पेटी, जिसमें कटीले वन पाए जाते हैं। अभी हमने देखा थोड़ी देर पहले। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से मध्य प्रदेश किसका बड़ा उत्पादक है? निम्न में से किस चीज का बहुत बड़ा उत्पादक है मध्य प्रदेश? इमारती लकड़ी डैश बांस, दूसरा तेंदुपत्ता, तीसरा उपरोक्त सभी या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों आंसर है सी, मतलब उपरोक्त सभी। मध्य प्रदेश इमारती लकड़ी
और बांस के लिए भी प्रसिद्ध है और मध्य प्रदेश तेंदुपत्ता के लिए भी प्रसिद्ध है। साथियों, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा सागौन के बारे में। सागौन कहां पाया जा रहा है? होशंगाबाद के बोरी क्षेत्र में। और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक हो रहा है सागौन। तो सागौन क्या है? इमारती लकड़ी ही तो है, जिससे कई प्रकार की चीजों का निर्माण होता है। तो इमारती लकड़ी मतलब सागौन की अभी बात करी हमने, जो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के बोरी में सर्वाधिक पाया जा रहा है, तो वो तो होगा इधर। और डेश बांस है उसके साथ, तो ये आंसर तो सही है, बिकॉज ऑफ सागौन। तेंदुपत्ता, दोस्तों हमने अपने दूसरे लेक्चर में भी स्पष्ट किया है तेंदुपत्ता के बारे में कि तेंदुपत्ता मध्य प्रदेश के सागर जबलपुर वाले क्षेत्र में अच्छा खासा पाया जा रहा है। और इस तेंदुपत्ते की उपलब्धता के कारण ही मध्य प्रदेश में बीड़ी उद्योग फल फूल रहा है। और ये बीड़ी उद्योग भी सागर जबलपुर वाले पट्टे में अच्छा खासा हो रहा है। और यही कारण है कि मध्य प्रदेश सरकार ने तेंदुपत्ते का राष्ट्रीयकरण किया 1964 में। यह भी पता होना चाहिए कि कब किया राष्ट्रीयकरण तेंदुपत्ते का। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा मड़ई वन क्षेत्र में देखा जा सकता है? मड़ई वन क्षेत्र में बाघ, जंगली भैंसा, तेंदुआ या उपरोक्त सभी? तो आंसर है उपरोक्त सभी। दोस्तों, जो मड़ई वन क्षेत्र है वहां पर जंगली भैंसा भी देखा जाता है, बाघ भी देखा जाता है, तेंदुआ भी देखा जाता है। यह प्रश्न जेल प्रहरी 2017 में 9 बजे वाला जो स्लॉट था एग्जाम का, उसमें पूछा गया है साथियों। और एक बात याद रखिएगा, कभी किसी तरह का इस तरह का कोई प्रश्न आए जिसमें ये जानवर भी है, वो जानवर भी है और उपरोक्त सभी है, तो सामान्यतः 80% आंसर तो उपरोक्त सभी वाला होता है। ठीक है, यदि कोई विशेष जानवर का यदि नहीं पूछा है तो। अब जैसे यदि विशेष जानवर पूछ लें कि भाई बताइए कृष्ण मृग कहां पाया जाता है सर्वाधिक, तो ऑब्वियसली कान्हा किसली, है ना, तो वो एक अलग बात है। बट यदि इस तरह का प्रश्न है तो उपरोक्त सभी ही उपयुक्त आंसर होता है। चलिए आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश राज्य सरकार का निम्न उत्पादों में से किसके संग्रहण और परिवहन पर एकाधिकार? मतलब किस चीज का संग्रहण और किस चीज का परिवहन, मतलब ट्रांसपोर्टेशन करने में मध्य प्रदेश सरकार की ऑटोनोमी, एकाधिकार है? कपास, चावल, लकड़ी और तेंदुपत्ता? तो आंसर है तेंदुपत्ता। अभी हमने चर्चा करी कि तेंदुपत्ते का क्या कर लिया मध्य प्रदेश सरकार ने? राष्ट्रीयकरण। कब किया? 1964 में किया। क्यों किया? क्योंकि तेंदुपत्ता जो है वो बीड़ी उद्योग के लिए अच्छा खासा है, उपयुक्त पदार्थ है, उपयुक्त कच्चा माल है। तो जब राष्ट्रीयकरण हो जाता है किसी चीज का तो उस पर सरकार का एकाधिकार हो जाता है। तो चाहे उसका संग्रहण हो मतलब इकट्ठा करना, और चाहे उसका परिवहन हो मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, इसके अंतिम निर्णय का हकदार सरकार है, कोई व्यक्ति नहीं। ठीक, तो पता होना चाहिए कब हुआ? 1964 में हुआ राष्ट्रीयकरण। निम्न में से कौन सा औषधि पौधा मध्य प्रदेश में उपलब्ध है? पहला अश्वगंधा, दूसरा इनमें से कोई नहीं, तीसरा बेल, या चौथा उपरोक्त दोनों? तो आंसर है उपरोक्त दोनों। मतलब अश्वगंधा भी मध्य प्रदेश में पाया जाता है और बेल नाम का औषधि पौधा भी मध्य प्रदेश में पाया जाता है। आगे बढ़ेंगे साथियों। निम्न जिलों में से कौन सा जिला घने आवरण वाले जिलों की श्रेणी में आता है? कौन सा जिला जो है वो उस कैटेगरी में आता है जहां पर सर्वाधिक वन क्षेत्र है? घने वन आवरण वाला जिला कौन सा है? मुरैना, सीधी, ग्वालियर या नीमाड़? तो आंसर है सीधी। देखिए, अब आप बोलेंगे कि हम अनुमान कैसे लगाएं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने समझाया था कि सर्वाधिक वर्षा कहां होती है मध्य प्रदेश में? दक्षिण पूर्व में सर्वाधिक वर्षा। फॉर एग्जांपल ये मध्य प्रदेश है, ये उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, तो सर्वाधिक वर्षा यहां होती है दक्षिण पूर्व में। फिर उससे थोड़ी सी कम कहां होती है? पूर्व में। मतलब ये वाला जो पूरा पट्टा है ना, अच्छा खासा वर्षा क्षेत्र का माना जाता है। और जब वर्षा क्षेत्र अच्छी खासी है तो यहाँ वन क्षेत्र भी अच्छे होंगे। तो आप बताइए, इसी क्षेत्र के अंतर्गत तो आता है आपका क्या? सीधी। बाकी नीमाड़ क्षेत्र तो इधर आता है मध्य प्रदेश में, ग्वालियर क्षेत्र यहाँ ऊपर आता है, मुरैना भी यहाँ ऊपर आता है, तो सीधी ही बसता है दोस्तों। ठीक, और एग्जाम जो है, ये क्वेश्चन जो है एमपीएसआई 2017 में पूछा गया है। क्लियर है? अब देखिए डिस्कशन से कितने सारे तार खुल रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले इसकी चर्चा मैंने की थी जब मैं बालाघाट वाला पॉइंट आपको समझा रहा था, तो उसी से आपका ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो ये फायदा होता है ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करके पढ़ने से, ऑब्जेक्टिव की व्याख्या समझने से। व्याख्या में कई ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं जो आगामी समय में या भविष्य में बनने वाले क्वेश्चन को सही करवा देते हैं साथी। ठीक, संभावना बढ़ जाती है क्वेश्चन के सही होने की। आगे देखते हैं।
निम्न में से मध्य प्रदेश के राष्ट्रीयकृत वन में किसका उत्पादन किया जाता है? राष्ट्रीयकृत वन में मतलब वह वन क्षेत्र जो सरकार के कंट्रोल में, किसका उत्पादन होगा? साल के बीज का, तेंदुपत्ता का, इनमें से किसी का नहीं या दोनों का? तो दोस्तों दोनों का। अब आप बोलेंगे अभी तो आप तेंदुपत्ता के बारे में बता रहे थे कि तेंदुपत्ता का राष्ट्रीयकरण हो गया है, मतलब वो सरकार के नियंत्रण में, मतलब सरकार उसके संबंध में फैसला लेगी। अब आप साल भी कह रहे हो, जी हाँ दोस्तों, साल के बीजों का भी राष्ट्रीयकरण हो चुका है मध्य प्रदेश में। तो साल का जो पेड़ होता है उसके जो बीज होते हैं उसके संबंध में फैसला भी सरकार लेती है, तेंदुपत्ता के संबंध में फैसला भी सरकार लेती है। तो आपको दोनों पता होने चाहिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में निम्न में से कौन से औषधीय पौधे उपलब्ध हैं? एमपीएसआई 2017 पूछा गया प्रश्न। घृत कुमारी, आई एम सॉरी, घृत कुमारी, लेमन घास, इनमें से कोई नहीं या ये दोनों? तो साथियों आंसर है दोनों, मतलब घृत कुमारी और लेमन ग्रास, ये दोनों औषधीय पौधे मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। अच्छा, थोड़ी देर पहले हमने दूसरे औषधीय पौधे देखे थे, हमने अश्वगंधा देखा था और बेल देखा था, वो भी पाए जाते हैं, और ये घृत कुमारी और लेमन ग्रास भी पाए जाते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको एक बढ़िया लिस्ट बना लेनी है अपने नोट्स में कि मध्य प्रदेश के प्रमुख औषधीय पौधे। तो दो वो वाले नाम लिख लो, दो ये वाले लिख लो, आपके पास 4 नाम क्लियर हो गए। अब इससे संबंधित कभी भी प्रश्न आएगा आपका क्लियर हो जाएगा। और आए हुए हैं, अलग अलग एग्जाम में पूछे गए, एक में लेमन ग्रास और घृत कुमारी पूछ लिया और एक में बेल और अश्वगंधा पूछ लिया। ठीक है, तो आपको चारों नाम पता चल गए। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। कितने वन क्षेत्रीय मंडलों में मध्य प्रदेश को विभाजित किया जाता है? 15, 16, 14 और 13। तो आंसर है 16। देखिए क्या पूछा है, वन मंडल क्षेत्र। दोस्तों मध्य प्रदेश में कुल 16 वन मंडल हैं। वन मंडल मतलब डिवीजन, कि पूरे वन क्षेत्र को कितने पार्ट्स में तोड़ेंगे, तो 16 पार्ट्स में तोड़ा गया है, ये पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में किस प्रकार की लकड़ी का उत्पादन किया जाता है जिसकी बनावट, रंग और धान्य गुणों के लिए दुनिया भर में वह प्रसिद्ध है? महोगनी, होल्ली, आनुनस और सागौन। तो आंसर है साथियों सागौन। सागौन की लकड़ी का उत्पादन किया जाता है जो अपनी बनावट, अपने रंग और अपने धान्य गुणों के लिए दुनिया भर में पाया जाता है, जाना जाता है। कौन? सागौन। ये पता होना चाहिए दोस्तों। अच्छा, इस पे मैं थोड़ी सी व्याख्या आपको और दे दूं कि ये जो है वन मंडल, तो जैसा मैंने बताया मध्य प्रदेश का जो पूरा वन क्षेत्र है उसको 16 वन मंडलों में बांटा गया है। फिर वन मंडल को भी उससे छोटी यूनिट में बांटा जाता है जिसे वन वृत्त कहते हैं। तो मध्य प्रदेश में कुल 63 वन वृत्त हैं। तो मंडल के अंतर्गत आता है वृत्त, ठीक। और वन मंडल कितने हैं? 16, और वन वृत्त कितने हैं? 63, 63। ये पता होना चाहिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश राज्य वन विकास बोर्ड कब स्थापित किया गया? 24 जुलाई 1975, 5 जुलाई 1981, 20 जुलाई 1979 और 10 अगस्त 1955। तो आंसर है 25 जुलाई 1975 साथियों। मध्य प्रदेश राज्य वन विकास बोर्ड कब स्थापित हुआ? 24 जुलाई 1975। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फेडरेशन द्वारा विपणन के उत्पादों के ब्रांड का नाम क्या है? देख रहे हैं आप क्वेश्चन। जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, आप तो ऐसे समझो, उसका जब आप विपणन कर रहे हो मतलब मार्केटिंग कर रहे हो, तो उसका प्रोडक्ट मतलब ब्रांड का नाम क्या है? तो साथियों नर्मदा आयुर्वेदिक्स, चंपा हर्बल, अरण्य आयुर्वेदिक या बिंद हर्बल। तो आंसर है बिंद हर्बल। तो मध्य प्रदेश में जितने भी जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट हैं, जब उनकी पैकेजिंग की जाती है, जब उनकी मार्केटिंग की जाती है, तो उसका ब्रांड नेम रखा गया है विंध्य हर्बल, ठीक। क्योंकि पूरा पट्टा विंध्याचल का है हमारे यहाँ, है ना, वहां तक जाता है पारसनाथ पहाड़ी, झारखंड तक, ठीक। आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा मध्य प्रदेश में राष्ट्रीयकृत वन उपज नहीं है? देखिए राष्ट्रीयकृत कौन कौन सा है, अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था। तेंदुपत्ता, सालबीज, कुल्लू गम और जंगली घास। तो साथियों जो जंगली घास है वो राष्ट्रीयकृत उत्पाद नहीं है, बाकी तीनों है। मतलब आपको एक और नया पता चल गया, कुल्लू गम।
तो तेंदुपत्ता का भी राष्ट्रीयकरण हो चुका है, साल के बीज का भी राष्ट्रीयकरण हो चुका है और कुल्लू गम का भी राष्ट्रीयकरण हो चुका है साथियों। ठीक है, ये पता होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे फिर, आप जैसे आयुर्वेद प्रोडक्ट की लिस्ट बनाने को मैंने कहा, उसी तरह अब आप राष्ट्रीयकृत प्रोडक्ट की लिस्ट बना लेंगे। उसमें तेंदुपत्ता भी शामिल कर लेंगे, साल बीज भी शामिल कर लेंगे, कुल्लू गम भी शामिल कर लेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसे मध्य प्रदेश में प्रमुख वन उत्पाद के रूप में वर्गीकृत किया गया है? वन उत्पाद माना गया है किसे? रेजिन, छाल, तेंदुपत्ता या टिम्बर? तो आंसर है टिम्बर। टिम्बर जो है उसे प्रमुख वन उत्पाद के रूप में वर्गीकृत किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। यह प्रश्न जो है पटवारी 2017 में पूछा जा चुका है। आगे देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न, निम्न में से क्या मध्य प्रदेश औषधीय पौधा मिशन का कार्य नहीं है? अब देखिए, मध्य प्रदेश औषधीय पौधा मिशन ऑब्वियसली औषधीय पौधों के संबंध में काम करने वाला बना मिशन। अब वो क्या क्या काम करता है और क्या क्या नहीं करता है आपको पता होना चाहिए। देखिए, क्वेश्चन पूछा गया है पटवारी एग्जाम 2017 में। फिर देखिए, हर वैरायटी के प्रश्न आप तक लाए जा रहे हैं और अलग अलग एग्जाम में पूछे गए प्रश्न आपके सामने लाए जा रहे हैं, ताकि आपको हर एग्जाम का पैटर्न पता चले। साथियों, आपने एसआई वाले क्वेश्चन भी देखे, आपने डेयरी फेडरेशन वाले क्वेश्चन भी देखे, अब आप पटवारी वाले क्वेश्चन भी देख रहे हो, आपको एमपीपीएससी वाले क्वेश्चन भी देखेंगे। तो क्योंकि हर एग्जाम का लेवल, हर एग्जाम का पैटर्न अलग होता है, तो आप सभी के यदि प्रश्न देख लेंगे तो आपका मल्टी डायमेंशनली जो है चीज तैयार हो जाएगी। ठीक, देखिए कौन सा काम नहीं करता है यह मिशन? औषधीय पौधों की खेती के लिए अनुदान देना। अनुदान मतलब आर्थिक मदद करना लोगों की, जो लोग औषधि वन या पौधे उगा रहे हैं। अच्छा, औषधि पौधों के उत्पादन की ब्रांडिंग और बिक्री, औषधि पौधों की नर्सरी तैयार करना, औषधि पौधों की खेती के लिए कार्यशालाओं का आयोजन। कार्यशाला मींस जो प्रशिक्षण दिया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है, वर्कशॉप जिसे अपन बोलते हैं। तो वर्कशॉप तो ऑब्वियसली आयोजित करेगा ये, ताकि लोगों को ट्रेंड किया जाए कि भाई औषधि पौधे उगाना कैसा है। ऑब्वियसली आर्थिक मदद भी देगा, ठीक है। इसके अलावा नर्सरी भी तैयार करेगा, ठीक। पर एक काम ये नहीं करता, ये ब्रांडिंग और बिक्री नहीं करता सर। कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी मिशन जब किसी क्षेत्र विशेष के लिए गठित होता है दोस्तों, तो वो उससे संबंधित रिसर्च करता है, लोगों को ट्रेंड करता है, सब करता है, पर मार्केटिंग उसका काम नहीं होता है। मार्केटिंग और ब्रांडिंग उद्योग जगत का काम होता है, दूसरे डिपार्टमेंट का काम होता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। और ये एग्जाम में पूछा गया है। चलिए, और थोड़ा सा लॉजिक लगाना है बस आपको, कि आपको खुद सोचना है कि किसी प्रोडक्ट विशेष के लिए यदि कोई मिशन या कोई ऑर्गेनाइजेशन गठित हुआ है, तो वो क्या उस प्रोडक्ट विशेष की उत्पादन की क्वालिटी बढ़वाएगा, उस पे काम करेगा, या उसको बिकवाने पे काम करेगा? वो क्वालिटी बढ़वाने पे काम करेगा, ठीक है। बिकवाने का काम दूसरे डिपार्टमेंट का होता है। चलिए, निम्न में से कौन सा उत्पादन मध्य प्रदेश के जंगलों द्वारा प्राप्त किया जाता है? ओके, लकड़ी डैश बांस तेंदुपत्ता दोनों, इनमें से कोई नहीं। लकड़ी, बांस और तेंदुपत्ता। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं, लकड़ी बांस मतलब बांस तो पाई जाती है मध्य प्रदेश में, और तेंदुपत्ता ये दोनों मध्य प्रदेश के जंगलों से पाए जाते हैं, है ना। बांस भी, तेंदुपत्ता भी, सागौन भी अभी हमने चर्चा की, होशंगाबाद के बोरी क्षेत्र में, है ना, सबसे ज्यादा पाया जा रहा है मध्य प्रदेश में। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ चलते हैं। तो आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे साथियों, कि डिटेल और व्याख्या का हम जितना ज्यादा अध्ययन करेंगे, हमारे उतने ज्यादा बिंदु कवर होंगे किसी भी टॉपिक के। अगला देखें, सिरपुर पक्षी अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में प्रस्तावित है? सिरपुर पक्षी अभ्यारण्य बैतूल, बालाघाट, खंडवा या इंदौर? तो दोस्तों आंसर है इंदौर। इंदौर जिले में प्रस्तावित है। और दोस्तों यहाँ पक्षी प्रवास के लिए आते हैं, और 2012 में से पक्षी विहार को मंजूरी मिल गई थी 2012 में, ठीक। और कहां स्थापित हो रहा है? इंदौर में। चलिए, मध्य प्रदेश में स्थित रामसर स्थल कौन सा है? ए भोजपुर वेटलैंड भोपाल, अप्सरा विहार पचमढ़ी, मंदाकिनी तट चित्रकूट, या इनमें से कोई नहीं? साथियों आंसर है भोजपुर वेटलैंड भोपाल। अभी ये होता क्या है, रामसर स्थल क्या है, वेटलैंड स्थल क्या है, इस पे 2 मिनट के लिए चर्चा कर लेते हैं साथियों। 2 फरवरी 1971, जी हां, 2 Feb 1971 की बात है। ईरान का एक शहर है रामसर, वहां पर एक आयोजन हुआ, एक संगोष्ठी बुलाई गई, एक सम्मेलन हुआ। उस सम्मेलन को कहते हैं रामसर सम्मेलन।
कहां हुआ? ईरान के रामसर शहर में। कब हुआ? 2 फेब 1971 में। ठीक डेट पता होनी चाहिए। उसमें यह तय किया गया कि दुनिया में जहां जहां पर भी वेटलैंड है, वेटलैंड मतलब हिंदी में कहते हैं आर्द्र भूमि, मतलब ऐसी जमीन जिसमें नमी उपस्थित होती है, पानी की मात्रा होती है, उन्हें हम लोग प्रोटेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि यदि जमीन में नमी है, आर्द्रता है, पानी है, तो वहां पर प्रोडक्शन अच्छा खासा होता है, जैव विविधता अच्छी पाई जाती, तो जरूरी है उसे प्रोटेक्ट करना। ठीक है, तो तब यह तय हुआ। तो किस सम्मेलन में हुआ? रामसर सम्मेलन में। कब आयोजित हुआ? 2 फरवरी 1971 में। कहां? ईरान के शहर रामसर में, कि हम वेटलैंड मतलब आर्द्र भूमि को संरक्षित करेंगे। ठीक, इसको इफेक्टिव कब बनाया गया, मतलब ये लागू कब से हुआ? 1975 से लागू हुआ दोस्तों, 4 साल बाद से। ठीक, तो उसी अभियान के तहत मध्य प्रदेश का कौन सा स्थल है जिसे वेटलैंड संरक्षण में शामिल किया गया, मतलब जहां की आर्द्र भूमि को प्रोटेक्ट किया गया है? तो मध्य प्रदेश का वो स्थल है भोज वेटलैंड भोपाल का। और दोस्तों कब किया गया? तो 2002 में किया गया है। ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? रालामंडल, नौरादेही, पनपथा या करेरा? तो साथियों सबसे बड़ा अभ्यारण्य है नौरादेही। कहां पर है? देखिए व्याख्या में लिखा हुआ है, सागर में। ठीक है, और रालामंडल जो यहां लिखा हुआ है यह सबसे छोटा है दोस्तों, और यह कहां है? इंदौर में। तो देखिए फिर वही बात, 4 फैक्ट कवर हो गए आपके। सबसे बड़ा अभ्यारण्य नौरादेही अभ्यारण्य सागर, सबसे छोटा अभ्यारण्य रालामंडल अभ्यारण्य कहां है? इंदौर। और रालामंडल अभ्यारण्य में ही साथियों लोमड़ी को संरक्षण दिया जा रहा है, लोमड़ी संरक्षण के लिए प्रस्तावित है रालामंडल अभ्यारण्य। ये प्रश्न आता है, इंपॉर्टेंट। कब से? 2017 से। ठीक, आगे बढ़ते हैं। किस राष्ट्रीय उद्यान में कृष्ण मृग सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं? कृष्ण मृग अभी स्टार्टिंग बताया था, देखिए डेयरी फेडरेशन 2016 में आ गया, अभी बताया था स्टार्टिंग में। आप समझ गए होंगे मैं बात कर रहा हूं, आई एम सॉरी, पेंच, माधव, बांधवगढ़ और सतपुड़ा। तो दोस्तों कृष्ण मृगों के लिए सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। ठीक, ये जो सतपुड़ा है ना दोस्तों, जो होशंगाबाद में, ये किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? यहां जो स्वतंत्र रूप से विचरण की अनुमति दी गई। प्रश्न पूछा जाता है कि प्राकृतिक रूप से चलने की आजादी किस राष्ट्रीय उद्यान में दी गई? दोस्तों होशंगाबाद के सतपुड़ा में दी गई है। प्राकृतिक रूप से चलने की आजादी मतलब आप अपनी जीप, अपनी गाड़ी भी अंदर ले जा सकते हो, घूम सकते हो, उसे कहते हैं प्राकृतिक रूप से विचरण। उसकी आजादी केवल एक राष्ट्रीय उद्यान में, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो होशंगाबाद का। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में वन क्षेत्र लगभग 27% है, जिसमें राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य हैं कितने प्रतिशत पे? तो दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य है लगभग 11% पे। इसका सही आंसर है ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। काला हिरण कहां का विशेष आकर्षण है? कहां का विशेष आकर्षण है काला हिरण? बगदरा अभ्यारण्य, पेंच अभ्यारण्य, सतपुड़ा अभ्यारण्य और संजय डुबरी। तो आंसर है साथियों, अब भी हमने थोड़ी देर पहले देखा, सतपुड़ा अभ्यारण्य। क्योंकि सतपुड़ा में पाया जाने वाला इंडियन बाइसन को किस नाम से जाना जाता है? गौर, बेल, महुआ या स्वंप बाइसन? तो दोस्तों गौर नाम से जाना जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। आप देख रहे हैं आप कि सतपुड़ा से ही संबंधित कितने तथ्य मिल गए आपको? अच्छे खासे तथ्य मिल गए। अब सतपुड़ा पे क्या ही प्रश्न पूछेगा सामने वाला, आपसे लगभग सब बन जाएंगे। आगे देखते हैं। 1983 में जिस राष्ट्रीय पार्क को बाघ आरक्षित घोषित किया गया वह कौन सा है? पेंच, कान्हा, संजय डुबरी और पनपथा? तो आंसर है पेंच। पेंच को दोस्तों 1983 में बाघ आरक्षित क्षेत्र घोषित किया। पेंच अभ्यारण्य वही जो सिवनी और छिंदवाड़ा क्षेत्र में है। पेंच अभ्यारण्य वही जिसे इंदिरा गांधी अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता है, इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी अभ्यारण्य के नाम से। ठीक, ये भी इनका एक नाम है। दूसरा, पेंच अभ्यारण्य काय के लिए प्रसिद्ध है? मोगली लैंड के लिए प्रसिद्ध है। यहां पर मोगली लैंड विकसित किया जा रहा है विश्व बैंक की सहायता से, पता होना चाहिए आपको। और यहां पर मोगली उत्सव भी मनाया जा रहा है विगत कई वर्षों से। प्रश्न पूछा जाएगा मोगली उत्सव कहां मनाया जाता है? पेंच में मनाया जाता है। मोगली लैंड कहां विकसित हुआ? पेंच में हुआ। किसके सहयोग से? विश्व बैंक के सहयोग से। और सुनिए, एक जो फिल्म आई थी द जंगल बुक,
है ना। जंगल बुक फिल्म जो है उसके लेखक कौन है, उसके गीत किसने लिखे, भारत के राइटर गुलजार साहब ने। उस पिक्चर के लेखक कौन है, रुडयार्ड किपलिंग। उस पिक्चर के डायरेक्टर कौन है, जॉन फेब्रियो। और मैं ये सब क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जो पिक्चर है वो इस पेज पर ही आधारित है। प्रश्न पूछा जाएगा, जंगल बुक किस पर आधारित है, पेज पर। कौन है डायरेक्टर, जॉन फेब्रियो। किसने लिखी, किसने लिखी, किपलिंग ने। उसके गाने किसने लिखे, गुलजार ने। 4 फैक्ट हैं दोस्तों। जंगल बुक कौन है डायरेक्टर, जॉन फेब्रियो। लिखी किसने, किपलिंग। और गाने किसने लिखे, गुलजार साहब। ठीक। और इसके अलावा मैंने क्या बताया, मोगली लैंड भी है यहां पर विकसित किया गया। मोगली उत्सव भी मनाया जाता है यहां पर। क्या नाम है इसका, इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह अभ्यारण्य जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिए जाना जाता है, कान्हा, घाटी गांव, चंबल और घड़ियाल। तो दोस्तों घाटी गांव अभ्यारण्य कहां है, ग्वालियर में है, जो कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए जाना जाता है, मतलब सोन चिड़िया के संरक्षण के लिए। चलिए आगे देखते हैं। डॉल्फिन अभ्यारण्य के नदियों में पाई जाती है। डॉल्फिन देश अभ्यारण्य के नदियों में पाई जाती है। चंबल, घड़ियाल, सरदारपुर, शिवपुरी। तो दोस्तों चंबल अभ्यारण्य की नदियों में पाई जाती है डॉल्फिन। अगला, घड़ियालों का प्रजनन स्थल है कहां, सोन, कान्हा, घाटी गांव या कुंवारी। तो साथियों मध्य प्रदेश में घड़ियालों का प्रजनन जो है उसके 3 स्थल हैं। देखिए व्याख्या में आपको और स्थल भी पता चल गए। एक तो चंबल मुरैना में, दूसरा केन छतरपुर में, और तीसरा सोन शहडोल, सोन अभ्यारण्य शहडोल। ये 3 ऐसे हैं जहां पर घड़ियालों का संरक्षण या घड़ियालों का प्रजनन स्थल विद्यमान है। तो प्रश्न आएगा मध्य प्रदेश में घड़ियालों का प्रजनन स्थल कितने हैं, तो 3 है। ठीक। अच्छा, बांधवगढ़ अभ्यारण्य डैश डैश में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया। पहले यह अभ्यारण्य था, फिर राष्ट्रीय उद्यान बन गया। कब बन गया, 2015, 1968, 2005 या 1990। तो आंसर है 1968। और दोस्तों बांधवगढ़ के लिए प्रसिद्ध यह है कि यह 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। देखिए एक और तथ्य पता चल गया आपको, 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है बांधवगढ़। और यहां पर सर्वाधिक बाघ घनत्व पाया जाता है। बाघ घनत्व मतलब बहुत पास पास बाघ अवेलेबल है, हर थोड़ी दूरी पर एक बाघ मिल जाएगा। सबसे ज्यादा बाघ घनत्व बांधवगढ़। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। मंडला जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान किसके बीच में स्थित है। मंडला जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान किसके बीच में स्थित है, कान्हा और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के बीच, पेंच और बांधवगढ़ के बीच, पेंच और पन्ना के बीच, और बांधवगढ़ और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के बीच। तो साथियों इसका सही आंसर है बांधवगढ़ और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के बीच विद्यमान है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष में कान्हा को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में गठित किया गया, 1957, 55, 56 या 1954। आंसर है 1955 में कान्हा को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में गठित किया गया या मान्यता मिली। और यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। अभी हमने स्टार्टिंग में देखा 939 पॉइंट समथिंग वर्ग किलोमीटर, मतलब लगभग 940 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विद्यमान है कान्हा किसली। ठीक, 3 जिलों में है, मंडला, बालाघाट और डिंडोरी। आगे बढ़ते हैं। घुघवा कौन से राष्ट्रीय उद्यान का प्रमुख स्थल है, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। अब देखिए ये प्रश्न एमपीएसआई 2017 में आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। घुघवा जो है वो कौन से राष्ट्रीय उद्यान का प्रमुख स्थल है। ठीक है, तो राष्ट्रीय उद्यान के अंदर कौन कौन से प्रमुख स्थल होते हैं यह भी पता होना चाहिए आपको। चलिए आगे देखते हैं। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कब स्थापित हुआ था, प्लीज देखें ईयर, 1979, 1983, 1985 और 1981। तो आंसर है 1983। सतपुड़ा अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा, कहां है, होशंगाबाद में है। किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, इंडियन बाइसन को यहां गौर कहा जाता है, इसके लिए प्रसिद्ध है। और किसके लिए प्रसिद्ध है, साथियों हमने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की कि प्राकृतिक रूप से चलने की यहां पर आजादी है। और प्राकृतिक रूप से चलना मतलब क्या, यह भी मैंने आपको समझाया। अगला क्वेश्चन, सांख्य सागर नामक कृत्रिम झील कहां स्थित है,
मांधव राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान या जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान? दोस्तों आंसर है माधव राष्ट्रीय उद्यान। माधव राष्ट्रीय उद्यान में ही सांक्य सागर नामक कृत्रिम झील विद्यमान है। माधव राष्ट्रीय उद्यान कहां है? शिवपुरी में। और हाल ही में चर्चा में आया किस चीज के लिए? कि यहां पर बाघ छोड़े गए। शिवराज सिंह जी द्वारा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने यहां बाघ छोड़े हैं दोस्तों, 3 बाघ छोड़े हैं। उनमें से एक नर बाघ है और 2 मादा बाघ है। जो नर बाघ है वो सतपुड़ा होशंगाबाद के वन क्षेत्र से लाया गया है ना, और जो मादा बाघ है वो कहां से लाएगी? वो बांधवगढ़ से लाएगी। ठीक है, तो ये ओवरऑल पता होने चाहिए, अन्य तथ्य भी। ठीक, और दूसरी एक बात ये कि यहां कुल 5 बाघ लाए जाना प्रस्तावित है, इनमें से 3 आ चुके हैं। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि हाल ही में अभी बाघों का स्थानांतरण हुआ है, किस अभ्यारण्य या किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया? उन्हें माधव राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया। ठीक है, और कुल कितने आने हैं? 5। कुल कितने आ चुके हैं? 3 आ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया? 1996, 1995, 1994 और 1997। तो आंसर है 1994। 1994 में पन्ना को जो है वो टाइगर रिजर्व घोषित किया है दोस्तों। टाइगर रिजर्व वाले कितने राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में? तो टाइगर रिजर्व वाले 6 राष्ट्रीय उद्यान और 1 अभ्यारण्य है अभी वर्तमान तक। तो कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है? कान्हा, पेंच, पन्ना, बांधवगढ़, सतपुड़ा और संजय गांधी। ये 6 राष्ट्रीय उद्यान है अभी तक, और 1 अभ्यारण्य कौन? रातापानी। बट अभी जैसा मैंने बताया कि माधव जो है यहां भी बाघ छोड़े जा चुके हैं, बट अभी ऑफिशियली माधव राष्ट्रीय उद्यान को बाघ रिजर्व घोषित नहीं किया गया। जब इसे कर देंगे ऑफिशियली तो 7 हो जाएंगे टोटल राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, अभी 6 हैं, ये पता होने चाहिए। और मैंने क्या बताया कि कान्हा, पेंच, पन्ना, बांधवगढ़, सतपुड़ा और संजय, और 1 है अभ्यारण्य मतलब रातापानी। चलिए आगे बढ़े। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश और देश राज्य में आता है। मध्य प्रदेश और किस राज्य में आता है? गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। तो साथियों छत्तीसगढ़, और ऐसा कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ जब तक मध्य प्रदेश से अलग नहीं हुआ था तब तक ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान था। ठीक है, पर उसके बाद ये सबसे बड़ा नहीं रहा। चलिए, क्योंकि इसका हिस्सा वहां चला गया आधा। निम्न में से कौन सा, अच्छा संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान को डुबरी भी कहा जाता है, तो आपको इसका अन्य नाम भी पता होना चाहिए, डुबरी। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा 1999 में भारत का पहला जैव क्षेत्रीय रिजर्व के रूप में घोषित हुआ? जैव क्षेत्रीय रिजर्व। पेंच राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व या पन्ना? तो आंसर है सतपुड़ा दोस्तों। सतपुड़ा को जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया जा चुका है। ठीक, आगे बढ़े। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? शेर, गाय, हाथी या बाघ? तो दोस्तों बाघ के लिए प्रसिद्ध है इन सब में यदि देखें तो। आगे बढ़े। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय से उत्कृष्टता के पुरस्कार पन्ना राष्ट्रीय उद्यान ने किस वर्ष प्राप्त किया? 5, 8, 7 या 6? तो आंसर है 7। मतलब उत्कृष्ट राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा या पुरस्कार 2007 में से मिला था। अब देखो ये प्रश्न जो है कनिष्ठ आपूर्ति ऑफिसर 2018 वाले एग्जाम में आ चुका है। आगे देखें। मध्य प्रदेश के जंगलों के साथ जिलों को मिलाइए। देखिए भैया, वन विहार उमरिया, पेंच टाइगर रिजर्व भोपाल, मड़ई पता नहीं, बांधवगढ़ पता नहीं। देखिए मिलाइए अपन। तो वन विहार कहां है दोस्तों? वन विहार भोपाल में है। पेंच कहां है? पेंच अभी हमने देखा था सिवनी और छिंदवाड़ा में है। मड़ई कहां है? तो भैया मड़ई जो है वो होशंगाबाद, और बांधवगढ़ कहां है? बांधवगढ़ उमरिया। ये सही मेल हुआ, मतलब 1 का 2, ये वाला सही आंसर लग रहा है। 1 का 2, 2 का 3, 2 का 3, मड़ई होशंगाबाद 3 का 4 और 4 का 1। ये ए इसका सही आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राष्ट्रीय उद्यान में मोगली लैंड बनाया गया है? देखिए अभी मैंने चर्चा की थी, तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान, कितनी सारी बातें आपको बताई थी। तो अब आप देख रहे हैं ना कि जब हम एक क्वेश्चन की व्याख्या इतनी डिटेल में देख लेते हैं तो दूसरे एग्जाम में आए हुए प्रश्न ऑटोमेटिकली कवर हो जाते हैं। अब देखो वो क्वेश्चन किसी और एग्जाम में आया था और ये क्वेश्चन आया स्टेट इंजीनियरिंग 2017 में, तो उसकी व्याख्या जो मैंने आपको बताई थी उस व्याख्या में से प्रश्न बना। देखिए ठीक है, ये इंपॉर्टेंस है व्याख्या का।
तो पेंच, और इसका एक और नाम क्या है, इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी। मोंगली लैंड विकसित किया जा रहा है किसके सहयोग से, विश्व बैंक के सहयोग से, और मोंगली उत्सव भी मनाया जाता है यहीं पर। और द जंगल बुक फिल्म बनी है इस पर, सब बताया था। चलिए, गीत लिखे हैं उसके गुलजार साहब ने। नॉर्मल लेखक है कौन, रुडयार्ड किपलिंग, और डायरेक्टर है कौन, जॉन फेब्रियो। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में स्थित निम्नलिखित बाघ अभ्यारण्यों में से कौन सा मोगली की असली भूमि और रुडयार्ड किपलिंग द्वारा लिखी पुस्तक जंगल बुक का क्षेत्र माना जाता है? लो भाई पेज लो, ये दूसरे एग्जाम में आया, ग्रुप 4 2018 के। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में नहीं है? माधव, पेंच, सतपुड़ा या मानस? तो मानस नहीं है दोस्तों, बाकी तो सब है। चलिए, आखिरी के कुछ क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में देश के कुल बाघ संख्या का कितने प्रतिशत बाघ हैं? 14, 20, 24 या 22? तो दोस्तों सही आंसर है 22। ठीक, और इसमें भी सर्वाधिक बाघ पाए जाते हैं कान्हा किसली में। अब देखिए, आपको ये भी पता होना चाहिए और आपको ये भी पता होना चाहिए कहां पाए जाते हैं, तो कान्हा किसली में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत कौन से राष्ट्रीय उद्यान शामिल है? अब भी मैंने गिनवा दिए सारे आपको। कान्हा भी था उसमें, बांदा भी था, पेंच भी, पन्ना भी था, मतलब उपरोक्त तो सभी। और देखिए यहां भी डिटेल में लिखा है कि 6 राष्ट्रीय उद्यान शामिल है। ठीक है, और एक अभ्यारण्य भी है साथियों, नाम क्या है, रातापानी। ठीक है, और 7वां राष्ट्रीय उद्यान होने वाला है, माधव, घोषणा नहीं हुई है बस। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत कब शामिल किया गया? तो साथियों आंसर है 1974। देखिए अब एक बात समझिए, ले दे के 6 राष्ट्रीय उद्यान और एक अभ्यारण्य जिसे टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है, तो आप ना उसकी सूची बना लेना कि किसे किस वर्ष शामिल किया गया। प्रश्न इस पे भी बनता है। ठीक है, देखिए बना हुआ। अगला, प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में सफेद शेर भी पाए जाते हैं? कान्हा किसली, बांधव, पेंच और पन्ना? तो साथियों आंसर है बांधव। ठीक, बांधव में सफेद शेर पाए जाते हैं, और ये वही बांधव अभ्यारण्य है जो 32 पहाड़ियों से घिरा है, और ये वही बांधव अभ्यारण्य जो उमरिया में है, और ये वही बांधव अभ्यारण्य है जहां पर बाघ का घनत्व सर्वाधिक पाया जाता है। प्रति 8 किलोमीटर पर एक बाघ मिल जाएगा आपको। ठीक, आगे देखते हैं। देश में प्राणियों के संवर्धन और संरक्षण के लिए निम्न में से कौन सा प्रोजेक्ट चलाया गया है? टाइगर प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट हंगल, एलिफेंट प्रोजेक्ट और उपरोक्त सभी? तो दोस्तों इसके अंतर्गत देश में इनके लिए ये सारे प्रोजेक्ट चलाए गए, टाइगर प्रोजेक्ट भी, प्रोजेक्ट एलिफेंट भी, प्रोजेक्ट हंगल भी, सब कुछ। अगला प्रश्न, प्रदेश में निम्न में से सबसे अधिक कौन सा पक्षी पाया जाता है? खंजन, चराचरी, तीतर? इनमें से कोई नहीं, तो तीतर व बटेर सही आंसर है जो सबसे ज्यादा पाया जाता है। दोस्तों वैरायटी देखिए, और आप एक चीज और नोटिस करना है कि कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है व्याख्या की, और महावीर पब्लिकेशन की यह पुस्तक व्याख्या के लिए यही प्रसिद्ध है। हमारे पास तो अपनी एक समय सीमा है, हम सीमित ऑब्जेक्टिव ही आप तक पहुंचा सकते हैं। आपको यदि पूरे ऑब्जेक्टिव प्राप्त करने हैं तो आपको उसके लिए किताब खरीदनी पड़ेगी, और इस वाली किताब को आप जरूर खरीदिए। यदि आप नहीं खरीद रहे हैं तो आप गलती कर रहे हैं। प्रवासी पक्षियों की सर्वाधिक संख्या किस मौसम में होती है? शीतकाल, ग्रीष्मकाल, वर्षाकाल या सभी में? तो आंसर है शीतकाल। शीतकाल में प्रवास करते हैं पक्षी। अगला क्वेश्चन, विंग्ड फ्लोअर पक्षी प्रदेश में कहां पाया जाता है? नर्मदा तट पर, पचमढ़ी के महादेव पर्वत, सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र या विंध्याचल? तो साथियों आंसर है नर्मदा घाटी के आसपास। जुई बुलबुल जो एक पहाड़ी पक्षी है कहां पाया जाता है? दोस्तों ये पचमढ़ी में पाया जाता है। क्या नाम है? जुई बुलबुल। अगला प्रश्न, प्रदेश में विलुप्त होने वाले पक्षी जो आजकल बहुत कम दिखाई देते हैं? लाल बगुला, गोरंग व सोन चिड़िया, खरमोर, तीतर बटेर और उपयुक्त सभी? तो दोस्तों इसका सही आंसर है गुग्गू व लाल बगुला। ये अभी विलुप्ति की कगार पर है। बाकी आपने देखा अभी तीतर बटेर तो हर जगह पाया जा रहा है, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा, तो कहां से लुप्त हो रहा है? एशियाई सिंह मतलब शेरों को बसाए जाने की योजना किस अभ्यारण्य में चलाई जा रही है? जहां पर एशियाई सिंह बसाए जाने की बात हुई थी, रातापानी, नोरादेही, बोरी या पालपुर कुनो? तो आंसर है पालपुर कुनो। ऐसा कहा जा रहा था कि भाई गुजरात के गिर अभ्यारण्य से लाएंगे एशियाई सिंह जो वहां है, और पालपुर कुनो जो मध्य प्रदेश के श्योपुर में, वहां छोड़े जाएंगे। ठीक, अच्छा पालपुर कुनो से याद आया, कहां है पालपुर कुनो? श्योपुर में। और हाल ही में यहां कुछ चीते छोड़े गए। कहां से आए थे चीते? तो दोस्तों 20 चीते छोड़े गए।
जिसमें से 8 चीते देश के प्रधानमंत्री जी ने छोड़े, 12 चीते प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने छोड़े। ठीक, जो 8 चीते प्रधानमंत्री ने छोड़े थे वो नामीबिया से आए थे, और जो 12 चीते मुख्यमंत्री जी ने छोड़े वो दक्षिण अफ्रीका से आए थे। ये पता होना चाहिए। और उन चीतों में 2 भाई भी हैं, एक का नाम है एल्टन, एक का नाम है फ्रेडी, और इन दोनों भाइयों को संयुक्त रूप से कहा जाता है रॉक स्टार। और दुनिया में ऐसे 5 भाइयों के जोड़े हैं, उन जोड़ों में से एक मध्य प्रदेश में। चलिए, मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर का आरंभ किस राष्ट्रीय उद्यान से हुआ? पन्ना, माधव, कान्हा और संजय गांधी। तो दोस्तों आंसर है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान से हुआ। 1974 में सर्वप्रथम इसे टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया था। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान वही जो प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, 3 जिलों में फैला हुआ है, 940 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र इसका है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, ये था आज का लेक्चर। राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य से संबंधित ज्यादा से ज्यादा तथ्य हमने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। आशा करते हैं कि आपकी बहुत मदद होगी इससे, बट इस सब के लिए आपको अपना प्यार, आपको अपना साथ हमारे साथ बनाए रखना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले लेक्चर में। शुक्रिया।